तो क्या हाल है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में आई एक ऐसी हॉरर मूवी को जिसके अंदर एक ऐसा डिमोनिक क्रिएचर है जो इंसानों की बलि मांगता है एज एन ऑफरिंग। इस मूवी को IMDb पर 5.8 स्टार्स मिले हैं और रोटन टमेटोज पर ये 64% फ्रेश है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है। ये पिक्चर्स मैक्सिको में ली गई थी जहाँ पर प्रोफेसर ऑथर विलीज और उसकी टीम को किसी गुफा जैसी जगह पर इंसानों के कंकाल मिलते हैं। इन स्केलेटन्स पर उनका सर मौजूद नहीं था और ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस दी जाती थी। इन्हें एक स्टोन बॉक्स जैसी चीज में मिलती है जिसे बाहर निकाला जाता है। अब इन पिक्चर्स का क्या मतलब है ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। अचानक से वहां रखा टीवी फ्लिकर होने लगता है और हम वहां किसी के पैरों के निशान भी देखते हैं। इतने में वहां लाइट भी चली जाती है और वो नोटिस करती है कि उसका रूम का मेन डोर खुला हुआ है। उसके खड़े होने पर उसे वहां वही बॉक्स नजर आता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। फिर अचानक से उस लड़की के पीछे किसी को हम खड़ा देखते हैं और वो उसे पकड़ लेता है और देखने में तो ये किसी घोस्ट की तरह लगता है। फिर हमें उस लड़की की चीख सुनाई देती है और इसका मतलब ये है कि अब वो मर चुकी है। अब हमें एम्बर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो मैक्सिको से बिना ID के छुप कर US से घुस आई थी। दरअसल एम्बर के पास US सिटीजनशिप नहीं था पर जॉब और अच्छी लाइफ के लिए उसे ये कदम उठाना पड़ता है। और हाल ही में एम्बर की मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही तो उसका ये कदम उठाना थोड़ा सेंस बनाता है। फिर हम एम्बर को एक वुमेन बोर्डिंग हाउस में रेंट लेते हुए देखते हैं पर यहाँ का ओनर जिसका नाम रेड होता है वो उससे 1 महीने की एडवांस पेमेंट पहले ही मांग लेता है। पर एम्बर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ये उसके बजट के बाहर था क्योंकि उसे अभी अपना ID भी बनवाना था ताकि वो यहाँ की नागरिक बन सके। पर रेड उसे बिना ID के रूम ऑफर कर रहा था तो एम्बर मान जाती है और उसे एडवांस पेमेंट दे देती है। रूम देखते हुए एम्बर को इस बोर्डिंग हाउस में एक ही लड़की दिखाई देती है और रेड के पूछने पर वो बोलता है कि यहाँ सिर्फ 2 औरतें हैं, वो भी एम्बर को मिलाकर। सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एम्बर अपने फोन पर अपनी मॉम की आखिरी वॉइस नोट बार बार रिपीट पर सुन रही होती है और उन्हें मिस कर रही होती है। इतने में उसे किसी औरत की रोने की आवाज आती है और चेक करने पर वो आवाज उसके ही रूम के नीचे बेसमेंट से आ रही होती है जहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां एक औरत रो रही है। और दोस्तों ये वही औरत है जिसे एम्बर ने थोड़ी देर पहले देखा था जब वो इस घर में रेंट लेने को आई थी और इस औरत का नाम फ्रेया होता है। फिर एम्बर इस बात को इग्नोर कर देती है कि फ्रेया रो रही है और वो अपने बेड पर सोने चले जाती है। पर यहाँ हमें ऐसा लगता है कि कोई घोषली एंटिटी उस पर नजर रखे हुए है। अगले दिन जब एम्बर काम पर जा रही होती है तो उसे फ्रेया मिलती है। वो उससे कहती है कि उसे पता है कि वो फ्रेया है और रेड ने उसे बताया, जिस पर फ्रेया यह बोलती है कि रेड एक बुरा आदमी है और इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। एम्बर को इस बात से काफी अजीब लगता है पर इसे भी वो इग्नोर कर देती है। फिर हम उसे एक क्लोथिंग फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं जिसका बॉस एम्बर को जल्दी काम करने को बोलता है क्योंकि एम्बर यहाँ पर नई थी और ये जॉब भी उसके लिए नया था। एम्बर को फिर उसकी दोस्त बताती है कि वो आदमी जो एम्बर के लिए ID बना रहा था वो अब उससे ज्यादा पैसे की मांग कर रहा है। उसकी डिमांड $1000 से बढ़कर $3000 हो चुकी है, जिसे सुनकर एम्बर थोड़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे और अभी हाल ही में उसने रेड को रेंट के पैसे दिए होते हैं। आगे हम एम्बर को अपने कजन के घर में देखते हैं जिसके फादर ने उसे यहाँ डिनर पर इनवाइट किया होता है और जिनका नाम बेटो है। डिनर के दौरान बेटो एम्बर से फ्राइडे को रेडी रहने को बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एम्बर के लिए किसी अच्छी जॉब में अर्जी दी होती है और फ्राइडे को उसी चीज का इंटरव्यू है। डिनर के बाद बेटो की वाइफ एम्बर को अपना एक कोट देती है ताकि ये फैमिली एम्बर की थोड़ी मदद कर सके। सीन कट होता है और हम एम्बर को अपने रूम में देखते हैं। उसे फ्रेया के रोने की आवाज फिर से आती है और इस बार सीधा वो फ्रेया के कमरे के पास जाती है। डोर नॉक करने पर उसे रूम का दरवाजा खुला मिलता है मगर वहाँ फ्रेया मौजूद नहीं थी। लेकिन वो एक चीज नोटिस करती है कि उसके दरवाजे पर एक व्हाइट पाउडर जैसा कुछ सब्सटेंस लगा हुआ है, जिस पर एम्बर कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर कोई अपने दरवाजे पर ऐसा क्यों लगाएगा और वो वहाँ से चली जाती है। मगर उसके वहाँ से जाने के बाद हम वहाँ किसी लेडी के घोस्ट को खड़ा देखते हैं जो एम्बर को ही देख रही थी पीछे से। अपने कमरे में जाते वक्त एम्बर को रेड मिलता है जिससे वो अपने दिए हुए पैसे मांगती
जाती है क्योंकि एम्बर ने मन बना लिया था कि अब वो इस रूम को छोड़ देगी और उसके दिए हुए पैसे वापस ले लेगी ताकि वो अपना आईडी बनवा सके। मगर रेड उसे ये कहता है कि उसने सारे पैसे उड़ा दिए और वो अभी एम्बर को पैसे नहीं दे सकता वापस, जिस पर एम्बर थोड़ा हताश हो जाती है। और फिर हम एम्बर को अपने मॉम के पास देखते हैं जो पहले तो एम्बर से अच्छे से बात करती है, मगर वो जब रूम के कोने की तरफ देखती है तो वहाँ उसे वो बॉक्स नजर आता है जिससे कोई बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। और तभी एम्बर काफी डर जाती है और जाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये दरअसल एक एम्बर का बुरा सपना था। अगले दिन एम्बर को हम अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस मांगते हुए देखते हैं, मगर वो उससे यह कहकर मना कर देता है कि अभी एम्बर इस फैक्ट्री में न्यू है और वो अभी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकता। फिर हम एम्बर को उसी दोस्त के साथ बात करते हुए देखते हैं और यहाँ पर ये दोनों शराब भी पी रहे थे। फिर उसकी दोस्त ये कहती है कि वो एम्बर की मदद कर सकती है, जिसे सुनकर एम्बर काफी खुश हो जाती है और पूछती है कैसे। उसकी दोस्त बोलती है कि बाकी के पैसे वो अरेंज कर लेगी और जब एम्बर के पास पैसे हो जाए तो वो उसे रिटर्न कर दे। मतलब वो एक तरह से एम्बर को उधार दे रही थी, जिससे एम्बर काफी खुश हो जाती है और तुरंत अपने $100 निकाल कर उसे दे देती है और थैंक यू कहती है। फिर जब वो वहाँ से निकल कर घर आती है तो उसे एक अनजान आदमी दिखता है जो बेसमेंट के दरवाजे पर अपना सर पटक रहा था। एम्बर को ये काफी अजीब लगता है क्योंकि रेड ने उसे ये बताया था कि ये हाउस औरतों के लिए है और यहाँ उसके सिवा मतलब रेड के सिवा कोई और आदमी नहीं रहता। फिर जब रात को एम्बर अपने कमरे में होती है तो वही आदमी उसके भी दरवाजे पर अपना सर पटक कर वही व्हाइट पाउडर वाला सब्सटेंस लगाकर चला जाता है और एम्बर समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो तभी बेसमेंट के दरवाजे पर उसे दिखा था। फिर एम्बर नीचे किचन आती है और उसे वहाँ 2 औरतें मिलती है जिनका नाम मारिया और पेट्रा होता है। ये दोनों कुछ ही दिन पहले इस घर में इस बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट हुई थी। ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में रेड वहाँ जाता है और सभी को अपने कमरे में जाने को बोलता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। और रेड के यहाँ आते ही एम्बर उससे क्वेश्चन करती है कि वो आदमी कौन था जो उसे दिखा था और वो बेसमेंट के दरवाजे पर सर पटक रहा था, जिस पर रेड ये बोलता है कि वो उसका बड़ा भाई है बेकर और वो फिक्र ना करे। रेड और उसके बड़े भाई बेकर के अलावा इस घर में कोई और आदमी नहीं रहते। रेड के जाने के बाद एम्बर को एक कमरा दिखता है जिससे उसे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, तो चेक करने के लिए वो उस कमरे में जाती है जहाँ उसे कुछ बुक्स खुले हुए मिलते हैं और ये बुक्स रेड के होते हैं। पर अजीब बात तो ये थी कि उन बुक्स में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया था। उसके बाद एम्बर को वहाँ एक फोटो भी मिलता है जिस पर ऑथर विलीज और उसकी वाइफ होती है। उसे उस बॉक्स की तस्वीर भी मिलती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था, उस डरावने सपने में। फिर अचानक वहाँ रखा म्यूजिक प्लेयर में से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है जोर से, जिससे एम्बर डर जाती है और उसके हाथ से वो फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिसे वो फिर समेटती है। मगर इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ एक घोस्ट एम्बर को ही देख रहा था, मगर एम्बर के देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। असल में ना इस घर में जो भी घोस्ट है जो थोड़ा थोड़ा तो एम्बर को हॉन्ट कर रहे होते हैं और हर बार हमें अलग अलग औरतों के घोस्ट दिखते हैं जिन्हें एम्बर नहीं देख पाती। और यहाँ का जो ओनर है वो भी काफी अजीब है, मगर बेचारी एम्बर मजबूरी में उसे यहाँ रहना पड़ रहा है और वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती क्योंकि अगले ही दिन एम्बर जब फैक्ट्री जाती है तो वो दोस्त जिसे उसने पैसे दिए थे आईडी बनवाने के लिए, जो उसे उधार भी देने वाली थी, वो अब एम्बर का कॉल पिक नहीं करती और एम्बर को बॉस से पता चलता है कि उस औरत ने आज ही काम छोड़ दिया है। मतलब एम्बर की वो दोस्त फ्रॉड निकली, जिसे जानकर एम्बर काफी ज्यादा हताश हो जाती है क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो भी अब फ्रॉड का शिकार हो चुके थे। फिर सीन कट होता है और रात को जब एम्बर शावर ले रही होती है तो उससे किसी औरत की आवाज आती है जो बहुत तकलीफ में थी और बार बार हेल्प हेल्प बोल रही होती है। और दोस्तों यहाँ पर पहली बार एक औरत का घोस्ट एम्बर को नजर आता है, जो हमें इतने टाइम से नजर आ रहा था अब एम्बर को भी नजर आता है। दरअसल ये फ्रेया होती है, मतलब उसका घोस्ट। और जब एम्बर पर्दा हटाती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे एम्बर काफी डर जाती है और वो तुरंत वॉशरूम से बाहर निकलती है। तभी उसे रेड मिल जाता है। वो उससे पूछती भी है कि क्या उसने फ्रेया को देखा, तो रेड बोलता है कि फ्रेया ने 2 दिन पहले ही अपना रूम खाली कर दिया था और वो अब जा चुकी है, जिसे सुनकर एम्बर को काफी अजीब लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपने वॉशरूम में फ्रेया को देखा था। यहाँ पर रेड उसे उसके दिए हुए पैसे रिफंड देने की बात करता है कि कल वो पैसे लौटा देगा और सीन कट हो जाता है।
हम एम्बर को रूम में देखते हैं और जो घोस्ट अभी तक उसे बहुत थोड़ा थोड़ा हॉन्ट कर रहे होते हैं, अब वो एम्बर को ऐसा डरा देते हैं कि वो घर छोड़ने तक को तैयार हो जाती है। दरअसल एम्बर को दिखता है कि एक औरत का घोस्ट किसी दूसरे औरत के घोस्ट को जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे के आगे फेंक देती है और जहाँ से एक हाथ बाहर आता है और उस औरत को अंदर खींच लेता है। एम्बर इस चीज को देखकर इतना डर चुकी थी कि वो बेटो को कॉल लगा देती है, मगर बेटो बोलता है कि अपना एड्रेस दो, वो कल वहाँ उसे देखने को आ जाएगा क्योंकि अभी रात बहुत हो चुकी है और एम्बर को वो सेफ रहने को बोलता है। मगर दोस्तों वो बेटो का इंतजार नहीं करती और तुरंत अपना बैग पैक कर उस घर को छोड़कर चली जाती है बिना अपना पैसा यानी रेंट के पैसे रिफंड लिए। एम्बर एक बार तो रेड के कमरे में जाती है उससे मिलने के लिए, पैसे मांगने के लिए, मगर दरवाजा बेकर खोलता है जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि बेकर के हरकत थोड़ी मेंटली अनस्टेबल वाले आदमियों जैसे थे। एम्बर कहीं और रूम के लिए तलाश भी करती है मगर पूरे पैसे ना होने के कारण उसे कोई रूम नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि एम्बर को वो बॉक्स बाहर भी नहीं छोड़ता, वो एम्बर को मेट्रो में भी हॉन्ट करता है। दोस्तों एम्बर ने किसी तरह पूरा दिन कॉफी पर तो गुजार लिया था एक रेस्टोरेंट में बैठकर, मगर उसे पैसों की सख्त जरूरत थी तो वो रेड को कॉल लगा देती है और रेड कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ आते ही वो ये बहाना बनाता है कि उसे लगा कि एम्बर शायद तकलीफ में है तो वो सीधा यहाँ एम्बर के पास आ गया बिना पैसे लिए और उसने पैसे घर पर ही छोड़ दिए हैं। वो किसी तरह एम्बर को कन्विंस कर वापस घर लेकर आ जाता है कि वो उसे घर में पैसे देगा और यहाँ पहुँचते ही वो ये कहता है कि उसके पैसे उसके रूम में रखे हुए हैं। तो एम्बर तुरंत अपने कमरे में जाती है और हर जगह चेक करती है मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इस दौरान उसने अपना कोट और सामान नीचे दरवाजे के पास ही रख दिया था। फिर रेड वहाँ एक वाइन की बोतल लेके आता है और उसे ऑफर करता है मगर एम्बर मना कर देती है क्योंकि अब तक वो काफी डर चुकी थी। रेड उससे ये कहता है कि अगर वो यहाँ से नहीं भागती तो वो उसके पैसे लौटा देता और वो उसकी ही मदद कर रहा है इसलिए वो ये वाइन पी ले। इतने में वहाँ रेड का बड़ा भाई बेकर आ जाता है और वो रेड से वो बोतल छीन लेता है जिस पर रेड ये बोलता है कि वो इस चीज को आराम से भी कर सकते हैं बिना तकलीफ पहुँचाए, मगर रेड बेकर की एक नहीं सुनता और वो एम्बर को जबरदस्ती वाइन पिला देता है। अगले सीन में हम एम्बर को अपने रूम में देखते हैं जहां ये दोनों भाई उसे छोड़कर जा चुके थे। जाने से पहले एम्बर को वो धमकी भी देकर गए थे कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा होगा। हम देखते हैं कि एम्बर के पास वही दोनों औरतें आती है, मारिया और पेट्रा, रोते हुए क्योंकि बेकर और रेड ने मिलकर इन्हें भी वाइन जबरदस्ती पिलाई थी। फिर एम्बर, मारिया और पेट्रा तीनों खुद को रूम में अंदर से लॉक कर देते हैं ताकि ये तीनों उन भाइयों से बचे रहें। फिर ये अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं कि किस तरह इस घर में रहने के दौरान उन्हें हॉन्टिंग्स का सामना करना पड़ा। साथ ही मारिया और पेट्रा को भी वो बॉक्स अपने विजन में नजर आता था जिससे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों बहुत ही डरे हुए होते हैं मगर कुछ कर भी नहीं सकते। इतने में पेट्रा फिर स्पेनिश में कुछ गाने लगती है एक लोरी की तरह जिससे एम्बर और मारिया को थोड़ा अच्छा लगता है। इस दौरान एम्बर को अपने विजन्स में फिर से वो घोस्ट हॉन्ट करती है और फिर बेड की तरफ देखने पर जहाँ मारिया और पेट्रा थी वहाँ एम्बर को कोई नजर नहीं आता जैसे कि वो दोनों भी घोस्ट थी। इतने में एम्बर अपने विजन से बाहर आती है और रियल लाइफ में देखते हैं कि दोनों भाई दोनों लड़कियों को उठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। एम्बर उसे रोकने की कोशिश करती है मगर बेकर इतना बड़ा और ताकतवर था कि वो कुछ नहीं कर पाती। ये सब इधर हो ही रहा था कि इतने में मेन डोर का बेल रिंग हो जाता है। बेकर नीचे जाकर रेड को देखने को बोलता है कि दरवाजे पर कौन है। रेड फिर नीचे जाता है और देखता है कि एक आदमी एम्बर का पता पूछ रहा है क्योंकि एम्बर ने इसी घर का एड्रेस दिया था और हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बेटो है। बेटो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि पिछली रात एम्बर ने उसे कॉल किया था मदद के लिए, मगर बेटो ने कहा था कि वो सुबह उसे देखने आएगा और वो एक दिन बाद आता है मगर आता तो है। बेटो रेड से एम्बर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर रेड बोलता है कि यहाँ कोई एम्बर नाम की लड़की नहीं रहती। लेकिन बेटो को अपनी वाइफ का कोट जो दरवाजे के पास रखा हुआ था वो नजर आ जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि रेड उसे झूठ बोल रहा था और यहाँ पर इन दोनों की बहस हो जाती है जिसकी
की आवाज एम्बर तक पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने पर वो देखती है कि बेटो वहां आ चुका है। इसलिए वो खिड़की का कांच तोड़ देती है ताकि वो बेटो को पुकार सके। खिड़की का कांच थोड़ा जोर से मारने पर टूट जाता है और बेटो ये देख लेता है। उसे एम्बर भी नजर आती है। फिर वो रेड को धक्का देकर अंदर पहुंचता है और वो एम्बर की चीख सुनकर उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। मगर इतने में बेकर को भी इस बात की खबर लग जाती है कि कोई अंदर घुस आया है। वो बेटो के पास जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई होती है, मगर बेकर इस लड़ाई में जीत जाता है और वो बेटो को मुक्के से मार मार कर जान से मार देता है। ये देखकर एम्बर और भी टूट जाती है कि उसके चलते बेटो भी अब मर चुका है। सीन कट होता है और हम एम्बर को देखते हैं जिसे रेड रेडी कर रहा था बेसमेंट में ले जाने के लिए। एम्बर रेड को उसे छोड़ने को बोलती है कि वो अपने भाई की तरह बेरहम नहीं है, जिस पर वो ये बोलता है कि वो बस अपने भाई की मदद कर रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। एम्बर के बार बार विनती करने पर कि वो उसे खोल दे, रेड यहाँ पर अपना राज खोलता है। वो बताता है कि उसके पिता आर्थर विलिस, जिन्हें एक स्टोन बॉक्स मिला था खुदाई के दौरान, जिसे सैक्रिफाइस के तौर पर ह्यूमंस को देने पर उसका भाई ठीक हो रहा था। दरअसल उसका भाई थोड़ा बीमार है और उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो अब ये रिचुअल ही उसके काम आता है जिससे वो नॉर्मल हो रहा था। वो ये भी बताता है कि उसके पिता ने उसकी मॉम को भी सैक्रिफाइस किया था, जिसे एम्बर रेड को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ये सब रोक दे और अपने भाई का साथ ना दे, क्योंकि ये सब गलत है और कब तक चलेगा और कितनी लड़कियों को वो ऐसे ही मार देंगे। इतने में बेकर वहां आ जाता है और वही व्हाइट सब्सटेंस एम्बर के चेहरे पर लगा देता है और उसे जबरदस्ती उठाकर नीचे बेसमेंट में ले जाने लगता है। दोस्तों, रेड चाहता तो एम्बर की मदद कर सकता था क्योंकि उसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी और वो इस सैक्रिफाइसेस जैसी चीजों को रोक सकता था, मगर उसने एंड में गलत का ही साथ दिया। हम देखते हैं कि बेकर एम्बर को नीचे सीढ़ियों से ले जा रहा था, तो एम्बर को वो सारे भूत नजर आते हैं जिन्हें इन दोनों भाइयों ने मिलकर सैक्रिफाइस किया था इस घर में। और तब जाकर एम्बर को समझ आता है कि ये आत्माएं उसे हॉन्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बता रही थी कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि उस समय तक उसके पास इतना वक्त था और वो इस घर को छोड़ती हुई है। मगर रेड ने उसे किसी तरह कन्विंस कर लिया था और वापस इस घर में उसे ले आया था, और यही एम्बर की सबसे बड़ी गलती थी। फिर एम्बर खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, मगर उसे मारिया की तरह उसी जगह बांधकर बेकर चला जाता है। यहाँ हम मारिया की बॉडी को देखते हैं जिसका सर नहीं था। यहाँ हम वही बॉक्स को देखते हैं जो पूरी मूवी में हमने देखा था। उस बॉक्स में कुछ हलचल होती है, फिर धीरे धीरे वहाँ से कोई बाहर आता है और पहली बार यहाँ पर हम उस एंशिएंट क्रिएचर को देखते हैं जो इतने टाइम से एम्बर को डरा रहा था, और जो बाहर आते ही एम्बर का सर पकड़ लेता है और उसे खाने को बढ़ता है। सीन कट होता है और हम एम्बर को अपनी मॉम के पास देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल के बेड पर थी, और हम यहाँ समझ पाते हैं कि एम्बर एक बार फिर अपने विजन्स में चली गई है। पहले तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, मगर एकदम से उसकी मॉम एक ही बात को बार बार बोलने लगती है कि वो एम्बर के पास रुक जाए यहीं पर। दरअसल ये विजन्स जो थे वही एंशिएंट क्रिएचर एम्बर को दिखा रहा था, जिसे एम्बर पहले तो समझ नहीं पाती, मगर उसे जैसे ही समझ आता है कि ये कुछ रियल नहीं है और ये जो सामने उसकी मॉम के रूप में है वो वही क्रिएचर है, तो वो फाइट बैक करती है। मतलब ये सब कुछ मेंटली हो रहा था विजन्स में, और वो तकिए से अपने मॉम का गला घोट देती है। और इधर रियल लाइफ में हम देखते हैं कि वो क्रिएचर वापस उस बॉक्स में चला जाता है और फिर एम्बर वापस होश में आ जाती है, और चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके सारे बंधन टूट चुके हैं। और वो देखती है कि उस बॉक्स में जहाँ पहले सुरंग दिख रहा था, एक रास्ता दिख रहा था, अब वहाँ एक हड्डियों का कंकाल है। एम्बर उस बेसमेंट से बाहर निकलती है और उसे पेट्रा की चीख सुनाई देती है। मतलब ये दोनों भाई अब पेट्रा को सैक्रिफाइस करने वाले थे, पर एम्बर हिम्मत जुटाती है और जिस रूम में उसे रेड की किताबें मिली थी उस रूम से उसे एक पुराना खंजर जैसा हथियार मिलता है, जिसे लेकर वो उन दोनों भाइयों से लड़ने को जाती है। वो पहले रेड पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है, और इस दौरान किसी तरह पेट्रा आजाद हो जाती है और नीचे भागने की कोशिश करती है। इतने में बेकर वहां आ जाता है और वो पेट्रा को उठाकर नीचे फेंक देता है, मतलब टॉप फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर में, जिससे पेट्रा की वही मौत हो जाती है। फिर बेकर एम्बर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका गला चोक करने लगता है, लेकिन पास ही पड़ा एक खंजर का टुकड़ा एम्बर के हाथ आ जाता है। मतलब जिस दौरान उसने रेड पर हमला किया था उसी वक्त उस खंजर से एक टुकड़ा, मतलब एक छोटा सा पार्ट नीचे टूटकर गिर गया था और अब वो एम्बर के हाथ में होता है। एम्बर किसी तरह बेकर का गला काट देती है उसी छोटे से टुकड़े से जो काफी शार्प था, और जैसे ही बेकर
बेकर नीचे गिर जाता है तो दूसरे कमरे से एम्बर वापस उसी खंजर को लेकर आती है और बेकर के थोबड़े पर बार बार वार करती है, जिससे बेकर मारा जाता है। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि एम्बर का राइट पैर जो था वो टूट चुका था, मगर वो नोटिस करती है कि रेड अभी भी जिंदा है और घायल है। लेकिन एम्बर उसे मारती नहीं बल्कि उसी क्रिएचर के सामने बांध देती है, मतलब उस बॉक्स के सामने जहाँ पर पहले एम्बर को बांधा गया था। रेड उससे बहुत बार माफी भी मांगता है मगर एम्बर एक नहीं सुनती। फिर वो एंसेंट क्रिएचर वहाँ से बाहर निकलता है और रेड का सर खा जाता है। इसके बाद एम्बर फिर वहाँ से लंगड़ाते लंगड़ाते बाहर निकलती है और जैसे ही वो गेट के सामने पहुँचती है हम देखते हैं कि उसका जो एंकल मतलब उसका जो पैर टूट चुका था वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है और उसके जितने भी घाव थे शरीर पर सब ठीक हो जाते हैं कि जाने अनजाने में उसने भी रेड की बलि दे दी है उस एंशिएंट क्रिएचर को और बदले में उसने एम्बर के सारे घाव ठीक कर दिए। एम्बर को यहाँ पर कुछ अलग शक्ति का एहसास होता है, मानो अब वो क्रिएचर उससे और सैक्रिफाइसेस मांग रहा है और बदले में उसकी सारी इच्छाएं वो पूरी कर देगा। अब वो ऐसा आगे करती है या नहीं ये तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।